बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमें यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं और कुछ नई सिलसिले खबरों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। आज कौमी असम्बली में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब के साथ मुलाकात करते हैं, उनके बेंच पे जाते हैं और कुछ उसके बाद कुछ हुकूमती वज़रा की भी मुलाकात होती है। तो क्या वाकई सियासत में हलचल हो रही है? कोई खान साहब की कुछ रिहाई या उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना या बनी गाला ले जाना, क्योंकि उनकी आंख को लेकर के बहुत सीरियस मसाइल इस वक्त सामने आ रहे हैं और पार्टी को इस हवाले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। आज मैं इमरान रियाज खान साहब का एक ट्वीट देख रही थी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि मेरी बहनों से कहें कि जल्द मुझसे मुलाकात करें। तो क्या वाकई हालात कुछ संगीन हैं? क्या खतरनाक नौयत के हैं? और या कोई अहम डेवलपमेंट बैकडोर चैनल्स के जरिए हो रही है? इसी पे हमने सोचा आज के प्रोग्राम में कुछ खुसूसी गुफ्तगू करें। और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब शाहिद खटक साहब, सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हर हाबिल दस्ते में आप हमेशा मौजूद होते हैं। और अडयाला की कहानी हो या केपीके की कहानी हो, आप बड़े जबरदस्त और गर्मा गर्म तरीके से आप पुरस्कार तकारीर के जरिए लोगों को मोबिलाइज भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खटक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आज जो महमूद खान अचकजई साहब की कुछ बातचीत होती है वजीर आजम साहब से, तो कुछ लगता है कुछ बर्फ पिघल रही या खान साहब की, क्योंकि मेन इशू तो खान साहब ही हैं, उनकी रिहाई के हवाले से उनको फैमिली के साथ मुलाकात की एक्सेस दी जाए या दीगर मामला पे आप कुछ बता सकते हैं हमारे नाजरीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि असम्बली में हाथ मिलाना ये नॉर्मल रूटीन होती है। अपोजिशन के पास आना वजीर आजम का हम्म, या अपोजिशन का वजीर आजम से हाथ मिलाना। जी जी देखिए, बिल्कुल। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो हमारे पार्टी के नहीं है। उनकी एक अपनी जमात है, उनकी एक अलग शनाख्त है। लेकिन वो जो तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब अपोजिशन जमातें मिल के इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बहाली के लिए और जो मिनिमम हमारा एजेंडा है जिसके ऊपर हम सब मुतफिक हैं, ठीक। उसी को देखते हुए इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद किया हम्म। और उनको इख्तियार भी दिया कि अगर आप मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो भी आपके पास इख्तियार है, आप मुज़ाहमत का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो भी इख्तियार है। और हमारी जितनी भी पार्लिमानी पार्टी है तहरीक इंसाफ की, महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकम्मल हमारी हिमायत हासिल है। इसी हम्म। तरह सेनेटर अलामा अब्बास नासिर साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वहाँ पे हमारे तमाम सेनेटर्स की उनको हिमायत हासिल है। और जितनी हमारी पार्लिमानी पार्टी है इन दो अपर और लोअर हाउस में, ठीक। हम अपने अपोजिशन लीडर के साथ खड़े हैं। तो ठीक। अपोजिशन लीडर जो भी स्टेप लेंगे, उनको अच्छा। जो भी बेहतर लगता है, उनको जो भी चीजें लगती हैं कि जिससे ये हमारे जो इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, तो उसमें वो जो भी किरदार अदा करना चाहते हैं, हम उनको उनको बैक करेंगे। और ठीक। इमरान खान साहब की आइसोलेशन को लेके इस वक्त हमारी पूरी पार्टी जो है वो इंतहाई और तशवीश में मुब्तला है। और पूरी पार्टी जो है उनको बड़ी सीरियस कंसर्न है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी हैं, उनको आइसोलेशन में रख दिया है, वो बीमारी की हालत में है। बुशरा बीबी साहिबा जो कि घरेलू गैर सियासी खातून है, उनकी भी मुलाकातें जो है वो भी ऑन एंड ऑफ कर दी है। कभी उनकी फैमिली को अलाउ करते हैं, कभी नहीं करते हैं। उनके लिए भी टर्म एंड कंडीशन रख दी है कि कोई उनका पैगाम बाहर नहीं आएगा, कोई मीडिया पे उनके हवाले से भी गुफ्तगू नहीं होगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बड़ा तशवीश है। और इमरान खान साहब की जो फैमिली है, उनकी जो बहनें हैं, वो हम्म। बार बार खदशात का इजहार कर चुकी हैं, क्योंकि उनकी मुलाकातें तवातुर से होती रही थी इमरान खान साहब के साथ। तो उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इमरान खान साहब उनसे मिलते थे एज कंपेयर टू पार्टी या वकला। तो अब ठीक। पिछले 8 माह से उनकी बहनें जो कि गैर सियासी बहनें हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी मुलाकातें बंद कर दी हैं। तो वो भी बड़े परेशान हैं। और अब हमारे ऊपर एक प्रेशर है, पार्टी के ऊपर, जमात के ऊपर एक प्रेशर है कि हम्म। अगर इतनी बड़ी जमात जिसको 3.5-4 करोड़ पाकिस्तानी ने वोट किया, ठीक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है तंजीमी लिहाज से भी, पार्लिमानी लिहाज से भी, हमारे तमाम पार्लियामान के अंदर हमारे मेंबरान की तादाद जो है वो सबसे बढ़ के हैं। ठीक। तो इन चीजों को देख के पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़े तशवीश में है। तो उनका प्रेशर हमारे ऊपर भी है। तो कोई सीरियस अगर
हमें नहीं लिया जाता या हमें कोई सीरियस नहीं ले कोई रहे। आपको बताया नहीं जाता कि खान साहब की सेहत के हवाले से? तो अभी रिसेंटली उनको जो पहले कहा गया पिम्स लेके जा रहे हैं, 3-4 दिन पहले की जो बात है, और फिर बताया गया कि अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वहां ले जाया गया और 5वां इंजेक्शन लगाया गया। मैं उससे पहले पढ़ रही थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि जी 4 इंजेक्शन अगर लग जाते हैं तो फिर लेजर होता है, तो ये 5वां इंजेक्शन लगाया गया। तो आपको लग रहा है कि कुछ आंख के हवाले से क्या प्रॉपर उनको ट्रीट किया जा रहा है बेहतरीन तरीके से, या नहीं किया जा रहा? आपके डॉक्टर्स की एक्सेस भी नहीं है, या आप लोगों को किसी को कोई इन्फॉर्मेशन थी इस हवाले से कि उनको किस हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है? हमें मीडिया के जरिए जब खबर ब्रेक होती है या हम्म। कोई मीडिया से ही हमें चीजों का पता चलता है। लास्ट टाइम जब मीडिया के ऊपर चला कि जी इमरान खान साहब को पिम्स ला रहे हैं, तो मैं उस वक्त वहां पे मेरे हल्के के मेरे कारकुन भी हैं, उनका एक होटल है, तो वहां पे हम्म। मैं खाना खा रहा था, तो मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान साहब को पिम्स ला रहे हैं। मीडिया के ऊपर चला, अरबाई ने इस खबर को ब्रेक की, तो मैं भी उधर चला गया, तो वहां पे देखा वहां पे इमरान खान साहब नहीं थे। फिर कहा कि जी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है, तो मैं हम्म। उधर चला गया, तो उधर भी नहीं थे। और हम्म। उसके बाद खबर आई कि नहीं जी इमरान खान साहब को नहीं लाया गया। उसके अगले दिन दोबारा खबर चला दी कि जी इमरान खान साहब को जो है इलाज के लिए लाया है। देखिए ये इलाज हमें काबिल कबूल नहीं है, इस ठीक। इलाज के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है, इस इलाज को हम बिल्कुल नहीं मानते। क्योंकि जब तक इमरान खान साहब का इलाज उनकी जाती मौलिक जो उनकी डॉक्टर्स हैं जो रूटीन में उनकी ट्रीटमेंट करती हैं फैमिली हम्म। की मौजूदगी में, और शिफा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो हम्म। कि पिम से करीब पड़ता है, ठीक। उसमें वहां पे फैमिली हो, उनके टेस्ट हो, उनका तशखीस हो, उसके बाद पता चलेगा कि इमरान खान साहब का इलाज कौन सा कराना है। और उनके रेटिना का जो इशू आ रहा है वो तो रेटिना के स्पेशलिस्ट ही करेंगे। ओके पिम्स सर। हॉस्पिटल में रेटिना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं। अभी अगर मुझे हार्ट का इशू है, या मुझे कोई दूसरा ऐसा इशू है, उसका मेरे हार्ट का डॉक्टर ही मेरे दिल का इलाज करेगा। अब मेडिकल स्पेशलिस्ट तो मेरे दिल का इलाज नहीं कर सकता। इसी तरह देखिए आंख में भी एक एक जनरल जो डॉक्टर होता है आई का, वो हम्म। आपकी आई का करता है, लेकिन जो रेटिना का होता है, जी जी। रेटिना का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। इमरान खान साहब को जो इनिशियली बताया गया कि उनके रेटिना का इशू है, जो सलमान हम्म। सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा हम्म। कराई, हमारे पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जो उसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट भेजा। उसने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, उसके बाद हमें कोई नहीं पता, वो भी सलमान सफदर ने जमा कराई थी। वो उसमें ना पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया है, ना हमारे वकला की रसाई है, ना उनकी फैमिली की रसाई है। हम में से कोई भी नहीं गया ऐसा नहीं मुस्तनिद पता बंदा कि जो कि हमें ऐसा बता क्या हो सके। सकता है। ठीक है, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब की कुछ मुलाकातें हुई पिछले दिनों, हमने सुना मोहसिन नकवी साहब से, और उनके घर पे मुलाकात हुई, पहले डिनाई किया गया और फिर बाद में इस चीज को माना गया। तो आप क्या समझते हैं किस नौयत की मुलाकात थी, किस लेवल की मुलाकात थी? खान साहब की रिहाई के मामलात कुछ उसमें डिस्कस हुए? अभी भी कहा जा रहा है शिफा हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां 2 इंतहाई अहम शख्सियात से खान साहब की मुलाकात वहां पे करवाई गई। तो आप क्या समझते हैं कुछ बैकडोर मामलात चल रहे हैं? और मोहसिन नकवी साहब के साथ जो मुलाकात होती है सोहेल अफरीदी की, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मोहसिन नकवी से जो मुलाकात हुई थी उस हवाले से सोहेल अफरीदी साहब का जो ट्वीट आया कि जो हम्म। अमन अमान की जो सूरत हाल थी, स्पेशली बनू में जो इश्यूज थे, उस हवाले से उनकी मुलाकात हुई थी। और उन्होंने खुद उस बात को माना भी और पब्लिकली ट्वीट भी कर दिया। इससे ज्यादा मुझे भी, मेरे पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हालांकि मैंने पूछा लेकिन ठीक। मुझे नहीं बताया गया। उस हवाले से उसने कहा जो ट्वीट किया है उसी हम्म। हवाले से मुलाकात हुई थी। और इसके अलावा मेरे पास कोई ना बैकडोर के चैनल की इंफॉर्मेशन है, ना ठीक। किसी भी टॉक्स की इंफॉर्मेशन है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बीमारी की हालत में पड़ा है, आइसोलेशन में है। इससे ज्यादा अगर आप मुझसे ये पूछें कि कोई जेल के अंदर गया, जेल से बाहर आया, मैं तो उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हूं कि हम्म। जब से मैं एमएनए इलेक्ट हुआ हूं तब से हम्म। लेके सबसे ज्यादा अडियाला जाने वाला शायद आप उन ही हैं, लोगों आप ही में, हैं सबसे ज्यादा, उन हमने आप ही लोगों को में देखा मैं है। मैं यही शामिल सवाल, हूं। बिल्कुल लेकिन मैं मुझे यही बात मुझे करने वाली थी। मैं बिल्कुल जब आप। मैं जी जब जी। पहली दफा गया, तो जो लिस्ट में हम 5-6 लोग थे, तो उनमें से बाकी लोगों को अलाउ किया गया और मुझे कहा कि आप थोड़ा सब्र करें, हम आपका एनआईसी चेक करते हैं, क्लियरेंस आएगी आपको अंदर छोड़ देंगे। तो बस हम्म। बताता हूँ जो गेट पे खड़ा था, तो उसने ना मुझे बताया और ना मुझे अलाउ किया।
اور میں ایک دفعہ بھی اپنے لیڈر کو نہ دیکھ سکا, مجھے ایک دفعہ بھی اڈیالہ کے اندر ایکسس نہ بالکل ملا. ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ کے باہر آپ موجود ہوتے ہیں ان کی بہنوں کے ساتھ. اس طرح سے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ کتنے سارے ممبر پارلیمنٹیرین ہیں جو آپ کے, وہ وہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتے. بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جو خان صاحب کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے پارلیمنٹیرینز کا بھی وہ رول نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ اور ابھی اس منگل کو بھی کہا گیا تھا کہ 10,000 بندہ آئے گا, تو پھر کہا گیا کہ نہیں, لوگ تو آ ہی نہیں سکے. تو اب یہ کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے پارلیمنٹیرین آتے رہتے ہیں, جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے اکثر اوقات آتے رہتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو تعداد تھی اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے ہم اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے سولیڈیریٹی کے لیے, ان کی فیملی ادھر موجود ہوتی ہے تو ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. پچھلے جتنے بھی ہمارے ساتھ 8 ماہ سے وہاں پہ جو ہم جا کے جو ملاقاتیں نہیں کراتے, ہم جب ادھر دھرنا دیتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں, تو لاسٹ منگل کو وہ تعداد لوگوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ تھی, کیونکہ وہاں پہ انیشلی تو لوگ کم تھے, لیکن پھر ٹولوں کی صورت میں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ لائے, اور اسپیشلی پنجاب سے لوگ آئے. وہاں پہ میں نے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ اگر پارٹی ڈائریکشن دیتی, پارٹی ہیرارکی کو ان بورڈ لیتی, تو 10,000 لوگ جمع کرنے ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی بہت بڑی ہے, عمران خان صاحب سے لوگ عشق کرتے ہیں ہر صوبے سے, وہاں پہ پنجاب ہو, کے پی ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, وہاں سے ہمارے جتنے عہدیدار کارکنان ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں پہ جو تشدد ہوتا ہے, وہاں پہ جو پکڑ دکڑ ہوتی ہے, وہاں پہ جو لاٹیاں برسائی جاتی ہیں, وہاں پہ جو پانی پھینکا جاتا ہے, وہاں پہ جو ایون لاسٹ 2-3 ہفتے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ بارش ہو رہی تھی, اس میں آنسو گیس شل چلے, وہاں پہ پولیس والوں نے ہمارے کارکنوں کو پتھر مارے. تو ان تمام مشکلات کے باوجود ہے کہ ہم کوئی نارمل حالات نہیں ڈیل کر رہے ہیں. اگر کسی نے ہماری طاقت دیکھنی ہے, کسی کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ تحریک انصاف غیر مقبول ہے, ہمیں دے اس کا لاہور میں مینار پاکستان کی ہمیں NOC دے, ہمیں صرف 3 دن کا ٹائم دے. اگر مینار پاکستان ہم نے نہ بھرا, اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہ کیا, تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. لیکن یہ تو طریقہ نہ ہوا کہ پہلے آپ راستے بند کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, لوگوں کو پیٹتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں آئے. لیکن لوگ آتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, اسپیشلی پنجاب کے لوگ, لیکن ان کے اوپر جو بدترین تشدد فسطائیت کا وہ مقابلہ کرتے ہیں, وہ کوئی نارمل حالات نہیں ڈیل کر رہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے ہفتے جو رانا ثناءاللہ نے جو چیلنج کیا ہے تحریک انصاف کو, وہ چیلنج انشاءاللہ بحیثیت PTI ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کو وہاں پہ دعوت بھی دیں گے, ہم اپنی تعداد پوری کریں گے, اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت دیں گے کہ اب آئیں, اب آپ دیکھیں کہ 10,000 لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, آپ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں؟ اچھا, آپ نے کہا بالکل یہ چیلنج میں قبول کرتا ہوں, میں نہیں, پوری پارٹی نے یہ چیلنج قبول کیا ہوا ہے. اب ہم اس کا جو چیلنج ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں. اچھا رہی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں وہاں پہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, تو مریم بی بی یہ اجازت دیں گی, یا ان کے کنٹرول میں ہیں معاملات کہ وہ اجازت دیں گی اور آپ پنجاب میں لاہور میں جا کے جلسہ کر سکتے ہیں؟ کوئی الیکٹڈ حکومت تو ہے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو مریم نواز ہے, ہمارا ایک نوجوان میئر ستار جو ہے, اس سے وہ ہاری ہوئی ہے. چوتھے نمبر کی تھی, ان کو فارم 47 کے ذریعے لایا گیا, پھر ہمارے لوگوں کے رزلٹ تبدیل کیے گئے, اس کے بعد ہمارے حصے کی جو تحریک انصاف کے حصے کی مخصوص نشستیں تھی وہ ان کو دے دی ہیں. تو ایسا کر کے تو ان کی حکومت بنائی گئی ہے. خیر, جمہوری حکومتیں تب مضبوط ہوتی ہیں جب وہ عوامی طاقت سے آتی ہیں, پھر ان کے پاس اختیار ہوتا ہے چیزوں کا. لیکن جب آپ ادھر سے آتے ہیں, چور دروازوں سے اقتدار میں آپ آ جاتے ہیں, تو پھر اس میں آپ کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ آپ کیا انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں گے؟ آپ کیا انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے پاس اختیار مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمیں چیلنج کرنا ہے, ہمیں آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, اس کے بعد پھر آپ ہمیں چیلنج کریں. اس کے بعد اگر ہم نہ کر سکے, پھر ہماری نااہلی ہے, کمزوری ہے, کوتاہی ہے, جو بھی آپ اس کو نام دے, لیکن اچھا, پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے. یہ فیصل واڈا کا بتائیے گا, اچانک نمودار ہو جاتے ہیں, اچانک انہیں کرپشن بھی نظر آنے لگ پڑتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں ساری, اور اتنا کچھ اختیار ان کو دے دیا, میدان بھی ان کا, گھوڑا بھی ان کا, سب کچھ ان کو, لیکن وہ پرفارمنس نہیں ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کسی خاص حلقے کی جانب سے وہ بات کرتے ہیں, یا پھر حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینے کے لیے فیصل واڈا صاحب آتے ہیں اور پھر اس طرح کی وہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا جواب تو وہی بہتر دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں.
अब देखिए, मैं मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, कैपिटल टॉक में, हामिद मीर साहब के शो में। उधर ही मैंने कहा कि इन लोगों को मुसल्लत किसने किया, सही। इन लोगों को फॉर्म 47 के जरिए कौन लाया? जो हम्म। लाए हैं, अभी अगर वो तंग हैं तो ज्यादा तो उन्होंने की ना इस मुल्क के साथ, क्या आपने फॉर्म 47 के जरिए इनको मुसल्लत किया? अब अगर फैसल वाडा या कोई भी जो उनकी नुमाइंदगी करता है या वो एक फेस है, तो जाके उनसे सवाल करें ना कि कैसे लोगों को आपने मुसल्लत किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी कौम क्यों खड़ी हुई इमरान खान साहब के साथ? हमारे दौरे हुकूमत में जब हमारी हुकूमत थी, हमारे खिलाफ एक मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चली, हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया महंगाई का, 2 रुपए पेट्रोल के ऊपर ट्वीट्स आए, 2 रुपए पेट्रोल के बिल्कुल। महंगे के ऊपर मार्चेज हुई। हम्म। लेकिन एक बयानिया तो बन गया था हमारे खिलाफ। ठीक। जब पाकिस्तानी कौम के सामने इन शक्लों को, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, MQM, वो सारी शक्लें जब एक स्टेज के ऊपर लोगों ने देखी, तो उन्होंने हम्म। सोचा कि इमरान खान साहब को इन लोगों से रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने इमरान खान साहब को रिप्लेस करना था तो किसी बेहतर चॉइस से रिप्लेस करते। अगर मुझे कोई रिप्लेस करे तो मुझसे कोई बेहतर चॉइस हो। लेकिन जब आप मुझसे लो चॉइस से, जिनसे पूरी पाकिस्तानी कौम तंग थी, 75 साल से वो मुसल्लत शुदा हैं इस मुल्क के ऊपर, उनकी जो चोरियां हैं, उनके जो डाके हैं, इंटरनेशनल किताबों में उनका जिक्र है, इंटरनेशनल आर्टिकल्स उनके खिलाफ लिखे गए हैं, सबूत है उनके पास। उन लोगों को जब मुसल्लत किया गया, तो इधर पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की इसलिए खड़ी हो गई, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं, देखिए जमहूरियत में आप जब कंपैरिजन करते हैं, तो आप बेहतरीन, जब आपके पास जो अवेलेबल चॉइसेस होती हैं, आप उस चॉइस को ही आप देखते हैं। जब लोगों ने देखा कि एक तरफ इमरान खान जो कि साफ है, जिसके ऊपर करप्शन नहीं है, जिसके हुकूमत में 1 रुपए की करप्शन का स्कैंडल नहीं आया, सिवाय जी तोशाखाना से ये ले लिया है और अलकादर की जमीन ऐसी कर दी, इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ का एक भी स्कैंडल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कि जी कहीं PTT के जरिए पैसे भेजे गए हों, कहीं सही। पे बड़े बड़े किक पैक्स लिए हों, कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो लोगों ने देखा कि ये इन्होंने जो मुल्क के ऊपर इन चोरों, डाकू, लुटेरों को मुसल्लत किया, हम्म। पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई। बिल्कुल, आपको लगा कि खड़े हो गए हैं लोग उनके साथ। अच्छा, ये सुहेल आफरीदी साहब का जरा कुछ बताएंगे। बड़ा टफ टाइम इनको भी मिल रहा है KP में, और कहा जा रहा है एक ग्रुप बन गया नाराज अरकान का, वो नाराज हो गए। कुछ ने कहा जी खान साहब की रिहाई उस तरह नहीं हो रही, तो हमारी ये नाराजगी है। और कुछ गंडापुर साहब की जानिब भी इशारे होते हैं कि पीछे से वो लोगों को डोरियां उनकी हिला रहे हैं। तो आपको लग रहा है सुहेल आफरीदी मुश्किल में है, या वाकई गंडापुर साहब के साथ जो इख्तलाफात हैं अब खुलकर सामने आ रहे हैं? इससे पहले जब अली अमीन साहब हमारे ही चीफ मिनिस्टर थे, हमने उनको फुल बैक किया। आपको पता होगा कि उनके जी। दौरे हुकूमत में भी मेरे खिलाफ बड़ी कैंपेनें चलाई गई, मुझे पे हम्म। बड़ी लान तान हुई। देखिए, जब इमरान खान साहब का फैसला था कि अली अमीन जो है वो ड्राइविंग सीट पे होंगे, वो चीफ मिनिस्टर होंगे, तो हम हम्म। सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि हम अपने लीडर के फैसलों को ऑन करें और उन्हीं फैसलों को आगे लेके जाएं। जब इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब को कहा कि आप स्टेप डाउन करें, आप रिजाइन करें, आपकी जगह सुहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, हमने सुहेल अफरीदी को बैक किया। हम उनको उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर, हुकूमतों के अंदर गिले शिकवे रूटीन में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफा हो रहा है कि मेंबरान होंगे, उनकी इश्यूज होंगे जेन्युइन, उनके हल्के के मसाइल होंगे, उनके और इश्यूज होंगे, उनके और कंसर्न हो सकते हैं। और इमरान खान साहब का जो जो रिहाई है, देखिए रिहाई के लिए सभी परेशान है, सभी ने मिलके एफर्ट्स करनी है। ऐसा कोई भी हमारा तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं होगा कि वो ये नहीं चाहता होगा कि इमरान खान साहब रिहा ना हो, या जो सुहेल अफरीदी के साथ इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टी में ज्यादा मेजोरिटी इंटैक्ट है, क्या वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई हो? इसका एक तरीकाकार है कि जो फोरम होता है, जो पार्लिमानी इजलास होते हैं या पार्टी के जो इंटरनल फोरम होते हैं, उन फोरम्स के ऊपर आप गुफ्तगू हम करते हैं। मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ, मैं भी कुछ ज्यादा लोगों को पसंद नहीं हूँ पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी के अंदर मैं वो तमाम चीजें बोलता हूँ जो पब्लिक सेंटिमेंट्स होती है या जो अवाम सही। चाह रही है हमसे। लेकिन पब्लिक फोरम्स के ऊपर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं एक पार्टी का हूं, मैं पाबंद हूं पार्टी के पार्टी का। मैं कुछ चीजों का। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तमाम मेंबर जो हैं, अगर उनकी कोई नाराजगी है, कोई उनके जायज मुतालिबात है, तो चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए, मैंने उनको बोला भी है और दोबारा भी कहूंगा कि उनको बिठा के उनसे गुफ्तगू की जाए, उनके गिले शिकवे सुने जाए, और उनके जो जायज मुतालिबात है, जो इश्यूज है, उनको जरूर एड्रेस करना चाहिए। मैं भी मेंबर आपको हूं, लग मैं रहा भी है नाराज मामला हो इतना सकता हूँ। सादा है? गंडापुर साहब इसके पीछे नहीं है, मामला इतना सादा है?
دیکھیں گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کیوں چاہیں گے کہ تحریک انصاف کی حکومت گرے؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان کو ریپلیس کیا نا، ان کو سہیل آفریدی صاحب نے ریپلیس کیا. دیکھیے ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ سہیل آفریدی ہی گنڈاپور صاحب کے کابینہ میں تھے. جی گنڈاپور جی. صاحب نے ہی ان کو سی ڈبلیو کا منسٹر لگایا تھا. تو یہ وہ دیکھیں اختلافات ہوتے رہتے ہیں پولیٹیکل جماعتوں میں، ہوتے بھی ہیں اور شدید بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ سے میں ایم این اے ایم پی اے بنا ہوں اور پھر میں جا کے اپنی ہی پارٹی کے خلاف کھڑا ہوں. رجیم چینج میں جو لوگ کھڑی ہوئی ان کا نام نشان نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں جو لوگ چھوڑ کے گئے آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوگا. تو جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ دغا کرے گا، جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جائے گا، اس کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا. آپ کو ختم دکھائی دیتا ہے. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی خان صاحب کی ایک طرف تو رہائی ہے، وہ تو امپاسبل اس طرح سے نظر آتی ہے کہ کوئی عدالتی فیصلہ آ جائے خاص قسم کا، یا پھر کوئی ایسی بات چیت ہو جائے جس سے کچھ دروازے کھل جائیں. لیکن جو سڑکوں پہ ایک اسٹریٹ موومنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں اب دکھائی نہیں دے رہی کہ جس کی بیس پہ خان صاحب جو ہیں رہا ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے ان قریب یا دیر سے یا جلد یا بدیر خان صاحب رہا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اسی سسٹم کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ جو تھی اس کی جب انڈیپینڈنسی آپ نے لے لی، عدلیہ جو ہے 15 نمبر کے، ابھی میں آپ کو ایگزامپل دوں، جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ جی اس کا 14 نمبر تھا لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی تو جب کورٹ. آپ اتنے سینئر ججز کو آپ جب بائی پاس کرتے ہیں، جب آپ اتنے میرٹ کی پامالی کرتے ہیں، تو پھر وہ اگر وہ جج آیا ہے تو وہ کس بنیاد کے اوپر آئے؟ دیکھیں جوڈیشری عمارتیں طاقتور نہیں ہوتی. جوڈیشری تب پاورفل ہوتی ہے جب وہ ایسے فیصلے کریں جس سے عدلیہ کا وقار بلند ہو، جو حق اور سچ اور اس کے اوپر مبنی ہو. تو جب آپ 22 ہوں گے تو دیکھیں عدلیہ سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. جب عدلیہ ختم ہو جائے ملک جو ہے بنانا ریپبلک بن جاتی ہے، اور ہم آلموسٹ بنانا ریپبلک بن چکے ہیں. اسی صحیح. طرح جن اداروں نے انصاف کرنا تھا وہ انصاف نہیں کر پا رہے. تو ہم اسی سسٹم کے خلاف ہماری جدوجہد ہے، اور جو جدوجہد کی عمر بھی نہیں ہوتی، اور تحریکوں میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. ابھی ہم پیک پہ گئی ہمارے تحریک، پھر نیچے آئی، انشاءاللہ بھی دوبارہ پیک پہ جائے گی. دیکھیں تحریک اور سٹرگل اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتی، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ہماری بھی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ جی میں بری الذمہ ہوں یا پارٹی بری الذمہ ہے، شاید ہم اس طریقے سے نہیں کر پائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں لڑ رہے ہیں. ہم اچھا. اس موجودہ سسٹم کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے، جو رول آف لا کے لیے ہے، جو آئین اور قانون کی بحالی کے لیے ہے، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، وہ تو ہم لڑ رہے ہیں ان کے لیے. لیکن ہمارا مقابلہ کوئی نارمل پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ پولیٹیکل جماعتیں تو ہمارے مقابلے کی نہیں ہیں، ان کو تو ہم یوں کھا جائیں. لیکن آپ مقابلہ کو پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کہاں پر ہے. مسئلہ آپ کا خاصا گمبھیر ہے. اور یہ جو آپ تحریک کی بات کریں، ایک تحریک اس وقت چل رہی ہے آزاد کشمیر میں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کے معاملات خاصے خراب ہو گئے. کالعدم کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی سملیرٹیز بنتی ہیں؟ وہاں کے حالات ہیں تناؤ کا شکار ہیں، وہاں بھی اسی طرح لانگ مارچ، بلیک آؤٹ کر دیا گیا، بہت ساری چیزیں، خبریں مین اسٹریم میڈیا پہ اس طرح سے نہیں آئیں. تو کیا ہونا کیا چاہیے آزاد کشمیر کے معاملات کے حوالے سے؟ یہ تحریک انصاف کشمیریوں کی جو جتنے بھی جائز مطالبات ہیں، ہم کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیریوں نے ہمیشہ نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. بالکل. کشمیریوں کے جو جائز حقوق ہیں وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے. کہ جب آپ ڈائلاگس کے ذریعے ایشوز کو حل کرتے ہیں، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 3 4 دفعہ آپ ان سے ملیں، آپ ان ایشوز کو ایڈریس کریں. لیکن جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو، صرف کشمیر کا نہیں، جب آپ ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں، ٹیبل کے اوپر آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، یا ان کو کنونس کریں یا وہ آپ کو کنونس کریں، تو کوئی حل نکلتا ہے. دیکھیں جمہوریت میں تو پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اگر میرے کوئی جائز مطالبات نہیں مانے جا رہے تو میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کروں گا. یہ چیزیں تو بادشاہت میں ہوتی ہے. پھر یہ کیسے سو کال جمہوریت ہے کہ اگر میں پروٹیسٹ کروں آپ میرے اوپر گولیاں چلائیں، میں پروٹیسٹ کروں آپ میرے اوپر ڈنڈے برسائیں؟ یہ تو جمہوریت نہ ہوگی. اگر کشمیر فار ایگزامپل نکلی بھی تھی اپنے حقوق کے لیے، وہ پروٹیسٹ کر بھی رہے تھے، وہ دھرنا دے رہے تھے، روڈ بلاک کر رہے تھے، واٹ ایور جو بھی کر رہے تھے، آپ ان کو کرنے دیتے، کمیٹی بناتے، وہاں سے 4 5 بندے آتے، ادھر سے آپ 4 5 بندے جاتے، ان کے ساتھ بات کرتے، ان سے ان کا پروٹیسٹ ختم کراتے، اور ایک لانگ ٹرم ان کے ساتھ پالیسی بناتے. لیکن جب آپ مس ہینڈل کرتے ہیں چیزیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر آپ کو پتا ہے جو انڈیا
जो हर वक्त किसी ना किसी मौके की तलाश में होता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी चीजें इस्तेमाल करें। तो आजाद जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से इश्क करते हैं, वो मुझसे और आपसे ज्यादा मुहब्बत वतन है, मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को उनकी फिक्र है। उन्होंने कौन सा ऐसा नाजायज मुतालबा किया? रोड चाहिए, सड़क चाहिए, तरक्की चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, तो ये तो जनरल मुतालिबात है। हाँ, एक जो इशू है वो महाजरों की जो सीट है, जो महाजरों की सीट है, उनको अपने उसके ऊपर निगोसिएशन होने चाहिए। देखिए, उसके लिए कोई ऐसा तरीकेकार बनाना चाहिए ताकि इधर के जो महाजिर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, वो आजाद जो मकबूजा कश्मीर है, अगर वो छोड़ के पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने इधर पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है वो लिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके भी आप हकूक जो है वो खत्म कर दे। लेकिन इसके लिए कोई बेहतरीन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इधर के जो महाजर हैं वहां से जो मकबूजा कश्मीर से आए हैं और जो हमारे कश्मीरी भाई है, ये एक दूसरे के भाई हैं, ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये एक दूसरे के गम दर्द के साथी हैं। इन्होंने मिलकर तहरीकें चलाई हैं कश्मीर की आजादी के लिए। मसाइल को हल करें। लेकिन मैं आखिरी बात करूंगी, वक्त की जरा कमी है। मुझे ये बताइए, गिलगित बल्तिस्तान आप गए और वहां हमने जो सीन देखा, असद कैसे साहब को रोका गया, जुनैद अकबर और आप भी वहां मौजूद थे, आप लोगों के वारंट निकाल दिए गए। तो अभी 4 उम्मीदवार अचानक IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान साहब की, वो उनको प्यारे हो गए। तो आप क्या समझते हैं? एक तो आपकी जमात को हमने खुद देखा, मैं खुद वहां गई थी, लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह PTI को नहीं दिया गया। और ये जो IPP वाले, इन्होंने क्या मिरेकल किया कि इनको वहां पे सीटें मिल गई 4? देखिए, यही हमारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। सही। तो इसीलिए बस उनको सीटें मिल गई 4। तो आप खुल के नहीं बोल सकते। किंग पार्टी है। किंग पार्टी है, अच्छा। लेकिन अब हाँ, GB में आप लोगों को क्या उस तरह से सहूलत मिली कि आप लोग अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर मैं सकते? 5-6 दिन में गिलगित में रहा। आप यकीन माने, आखिर में मैं खुद चाह रहा था कि मैं गिलगित से निकलूं। क्योंकि मेरी वजह से जिधर मैं जाऊं पुलिस पहुंच जाए। अच्छा, दो दिन तक तो वो मुझे ट्रेस ना कर सकी। कभी एक कारकुन के घर के ऊपर छापा, कभी किसी के खिलाफ 3 MPO का ऑर्डर, किसी के खिलाफ 788 का पर्चा। इतना मेरे कारकुनान को, हमारे पार्टी के कारकुनान को इतना तंग किया हुआ था कि मुझे खुद वहां पे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी वजह से ये यहाँ पे कारकुनों को तंग करें। तो ये अगर ऐसा इलेक्शन कराना था तो कराने की जरूरत ही नहीं थी। डेलीगेट फॉर्म 47 के जरिए उनको रिजल्ट दे देते कि जाओ मजे करो, मेंबर बन गए। ये ड्रामे करना, ये इलेक्शन करना, लोगों को इन्वॉल्व करना और फिर लोगों को डिसहार्ट करना। मैंने वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को दिया है, मेरा वोट इधर पीपल पार्टी नून के लिए करना है। बेसिकली तो ये चाहते ही हैं। इनका मकसद क्या है ये समझने की जरूरत है। इनका मकसद ये है कि वोट से लोगों का ट्रस्ट चला जाए कि जी अगर आप वोट डालें ना डालें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जद्दोजहद जो है ये हम जारी रखेंगे। इनके जो मकरूह चेहरे हैं, जो इनके अनडेमोक्रेटिक नाम्स हैं, इसके खिलाफ जो हमारी जद्दोजहद तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, ये हम जारी रखेंगे। हम इतनी आसानी से इनका भी पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये जो भी करें ये अपना करेंगे, हम अवामी ताकत से अपना करेंगे। वो मुझे जाते जाते बताएं, वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चला गया? वो बड़े हम नारे वो सुनते। बूट को इज्जत दो पे खत्म हो गया है। अच्छा। वहां पे आ रहा हो गया। बूट को चाट के तो। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और खुल के पाकिस्तान के सियासी हालात पे आपने बात की। और अनकरीब आप कहते हैं खान साहब के लिए आप लोग तहरीक चला सकते हैं और कुछ ऐसे हालात होंगे कि खान साहब रिहा हों। चले, हमारी भी नजर रहेगी इन तमाम तर मामलात पे। और जो मुका की जो पॉलिटिक्स है ना, आप कहते हैं इसको शायद आप खत्म करेंगे, तो देखते हैं आप लोग भी कितनी हिम्मत और सकत इस हवाले से दिखाएंगे। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।